हेलो स्टूडेंट, इंग्लिश की ग्रामर क्लास में सिंथेसिस का चैप्टर आपका कंटिन्यू है। उसमें सिंपल सेंटेंस बनाने की पार्टिसिपल की विधि आपने पढ़ ली है, उसके बाद जिरंड की विधि भी बता दी गई है। आज इसी में आगे बढ़ते हुए यूज़ ऑफ इन्फिनिटिव्स की विधि को हम जानेंगे। तो इन्फिनिटिव के द्वारा किस प्रकार से सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है ये हम जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जान लेते हैं कि इन्फिनिटिव क्या होता है। तो ये नॉन फाइनाइट के अंतर्गत आने वाला एक चैप्टर है, बताया था ब्रीफली शुरू में हमने। तो यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू जोड़ने से बनता है तथा इसका हिंदी अनुवाद करने पर क्रिया के अंत में ना, ने, नी आदि शब्द आते हैं। इसका प्रयोग दो वाक्यों को जोड़ने में तब किया जाता है जब दो कंडीशन हो सकती हैं। नंबर 1 है, दो वाक्यों में से एक वाक्य में क्रिया का उद्देश्य प्रकट हो। एक तो सिचुएशन ये हो सकती है कि दो वाक्यों में से एक वाक्य में क्रिया का उद्देश्य प्रकट हो कि कार्य किस लिए किया जा रहा है। दूसरा है, एक वाक्य में दूसरे वाक्य की क्रिया का परिणाम दिखाई पड़ता है। जब एक वाक्य में होने वाली क्रिया का रिजल्ट दूसरे वाक्य की क्रिया के पर पड़ता है तो दूसरी स्थिति यह है। अब हम क्या करेंगे, दोनों वाक्यों को कंबाइंड करते समय इन्हीं उपरोक्त बताए गए वाक्यों की, यानी उपरोक्त दो वाक्य बताए हमने कि एक तो हो सकता है जिस जौन से वाक्य में क्रिया का उद्देश्य प्रकट किया गया है। दूसरा यह है कि जिस वाक्य पर पहले वाक्य की क्रिया का परिणाम दिखाई पड़ता है, तो उन्हीं दोनों वाक्यों की क्रिया का इन्फिनिटिव बनाते हैं। एग्जाम्पल से और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। तो एग्जाम्पल्स लेते हैं फर्स्ट सेपरेट में। ही टुक अ नाइफ, पहला वाक्य के लिए समाप्त हो गया यहाँ पर। दूसरा सेंटेंस शुरू है, ही वॉन्टेड टू किल द हैन। तो ध्यान से देखिए, पहले वाक्य की जब हिंदी निकालते हैं, ही टुक अ नाइफ, उसने एक चाकू लिया। फिर दूसरे वाक्य की जो हिंदी है, ही वॉन्टेड टू किल द हैन, वो हैन को किल करना चाहता था, मारना चाहता था। तो दूसरे वाक्य में दिया है जो पहले वाक्य की क्रिया है उसका उद्देश्य पर्पज सेकंड सेंटेंस में दिया गया है। दूसरे वाक्य की क्रिया से स्पष्ट होता है पहले वाक्य की क्रिया का उद्देश्य। पहले वाक्य की क्रिया क्या है कि उसने टुक लिया, क्या लिया, नाइफ। और दूसरे वाक्य में क्या बताया, क्यों लिया नाइफ, क्योंकि ही वांटेड, वो चाहता था, टू किल द हैन, हैन को किल करना। तो यहाँ इस सेंटेंस में, दूसरे वाले सेंटेंस में पहले वाक्य की क्रिया का उद्देश्य स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। और हमने अभी बताया है ऊपर कि हम जिस वाक्य में क्रिया का उद्देश्य दिखाई पड़े उसी का इन्फिनिटिव बनाते हैं। तो यहाँ पर किल वर्ब है, इससे पहले टू लगा है, ये अपने आप इन्फिनिटिव बना हुआ है। तो हमें क्या करना केवल इसमें है, तो हमें चूँकि एक सब्जेक्ट दो बार प्रयोग नहीं करना, जब एक वाक्य बन जाएगा हमें ही को रिमूव कर देना है और इस वांटेड वर्ब को भी रिमूव कर देना है। तो ये इन्फिनिटिव अपने आप बना है और केवल वाक्य को कनेक्ट करना है। ही टुक अ नाइफ, उसने एक चाकू लिया, टू किल द हैन, हैन को किल करने के लिए। ने आया हिंदी अनुवाद करने पर, देखिए, तो उसने एक चाकू लिया मुर्गी को मारने के लिए। ने शब्द आया है क्रिया के अंत में, ये इन्फिनिटिव है। और यहाँ पर आपका एक ही फाइनाइट वर्ब है, टुक, इसलिए सेंटेंस आपका सिंपल सेंटेंस है। ये टू किल जो है आपका इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव के द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाया गया है। इससे आगे और एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में है सेपरेट का, ही इज वेरी वीक, ही वह, इज है, वेरी बहुत, वीक कमज़ोर। दूसरा सेंटेंस है, ही कैन नॉट वॉक, वह
वर्क नहीं कर सकता, चल नहीं सकता। जब हम इस एग्जाम्पल में दोनों वाक्यों की हिंदी देखेंगे तो पहले वाक्य की हिंदी है कि वो बहुत कमज़ोर है और दूसरे वाक्य की हिंदी है ही कैन नॉट वॉक, वह चल नहीं सकता। तो यहाँ पर स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है पहले वाक्य की जो क्रिया है उसका प्रभाव दूसरे वाक्य पर पड़ रहा है की क्रिया पर। यहाँ क्या है कि वो ही वेरी वीक, वो बहुत कमज़ोर है और कमज़ोर होने का प्रभाव पड़ रहा है क्या इस दूसरे वाक्य की क्रिया पर कि वो वॉक नहीं कर सकता, इस कारण से, वेरी वीक होने के कारण से। अभी हमने बताया कि जब इस प्रकार के वाक्य मिलेंगे जिसमें एक वाक्य की क्रिया का प्रभाव दूसरे वाक्य की क्रिया पर पड़ता है तो हमें दूसरे जिस पर प्रभाव पड़ता है जिस वाक्य की क्रिया पर उसी क्रिया का इन्फिनेटिव हमें बनाना है। इट मीन्स यहाँ पर जो ही कैन नॉट वर्क है हमें वर्क क्रिया का इन्फिनेटिव बनाना है। इसका मतलब ये क्लियर हो गया, स्पष्ट हो गया, ठीक है। अब एक चीज़ इस सेंटेंस में नई है कि जो वेरी वाला सेंटेंस होता है तो वेरी के नाम का, वेरी के स्थान पर हम टी डबल और टू ये एडवर्ब को पुट करते हैं, रखते हैं और वेरी को हटा देते हैं। तो पहले वाक्य में भी थोड़ा परिवर्तन हुआ और दूसरे में भी। इससे पहला जो सेंटेंस था उसमें केवल हम दूसरे वाक्य से वर्ब और सब्जेक्ट को रिमूव किया था, लेकिन यहाँ दोनों वाक्य में थोड़ा सा चेंजिंग है। पहले वाक्य में जो वेरी एडवर्ब था उसके स्थान पर टी डबल ओ टू का यूज हमने किया, उससे पहले वर्ब से पहले, सॉरी एडजेक्टिव से पहले, और दूसरे वाक्य में जो वर्ब है उससे पहले टू जोड़ करके उसका इन्फिनेटिव हमने बना दिया। तो जब दोनों वाक्यों को जोड़ते हैं ये बनेगा ही इज टू वीक टू वॉक, वह अत्यधिक कमज़ोर है चलने में। ने में देखिए हिंदी अनुवाद करने पर ने में, चलने में ने शब्द आया उसी प्रकार से जो हमने बताया कि इन्फिनेटिव की क्रिया का में अंत में ना ने नी आता है और एक ही फाइनाइट वर्ब बची है सेंटेंस में, केवल इज। तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस है, इसमें भी इन्फिनेटिव का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। फादर सेंट मोहन टू आगरा, ये सेपरेट का पहला वाक्य है हमारा। फादर सेंट मोहन टू आगरा, फादर ने मोहन को भेजा कहाँ, आगरा। दूसरा सेंटेंस है ही वांट्स, वह चाहते हैं, टू एजुकेट हिम, उसको एजुकेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो पहले जो सेंटेंस है उसमें क्या दिया है कि फादर ने मोहन को सेंड किया, कहाँ किया, आगरा। और दूसरे सेंटेंस में उस पहले कार्य के करने का उद्देश्य, पर्पज क्लियर होता है, क्यों भेजा आगरा, कि ही वांट्स, वह चाहते हैं, टू एजुकेट हिम, उसको एजुकेट करना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं। तो जब दोनों वाक्यों को कनेक्ट करेंगे हमने बताया कि जिस वाक्य की क्रिया पर्पज स्पष्ट करती है, उद्देश्य, तो उसी का इन्फिनेटिव बनाते हैं। उस पहले वाक्य की तरह यहाँ पर भी टू एजुकेट, एजुकेट वर्ब बन गया और टू उससे पहले जुड़ करके इन्फिनेटिव बन गया। तो यहाँ पर भी हमें केवल ही और वांट्स को रिमूव करना है। इसको ही वांट्स, हमें इतने पार्ट को सेंटेंस से क्या करना है, इसको रिमूव करना है, ही वांट्स को। तो दोनों वाक्यों को कनेक्ट करने पर फादर सेंट मोहन टू आगरा, फादर ने मोहन को आगरा भेजा, टू एजुकेट हिम, उसे एजुकेट करने के लिए। तो इस प्रकार से ये आपका इन्फिनेटिव के द्वारा सिंपल सेंटेंस बन गया। एक और एग्जांपल लेते हैं सेपरेट का। द बुक वॉज वेरी डिफ़िकल्ट, बुक बहुत क्या थी, डिफ़िकल्ट। यहाँ पर भी वाक्य नंबर 2 की तरह से एडजेक्टिव से पहले वेरी एडवर्ब शब्द का प्रयोग किया गया है। फिर दूसरा जो वाक्य है वो है सी कुड नॉट अंडरस्टैंड, वो समझ नहीं सकी। तो पहले सेंटेंस की का जो प्रभाव है वर्ब का वो दूसरे सेंटेंस की वर्ब पर पड़ रहा है। पहला सेंटेंस है कि बुक क्या है, वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल थी।
और उस मुश्किल होने का प्रभाव ये है कि सी कुड नॉट अंडरस्टैंड, वो समझ नहीं सकी बुक को अच्छी तरह से। ठीक है, तो उसी प्रकार से हमने यहाँ वेरी के स्थान पर TOO2 का यूज़ किया और सी कुडंट नॉट दोनों को हटा करके केवल इनके स्थान पर TO2 का प्रयोग किया और दोनों वाक्यों को हमने कनेक्ट किया। द बुक वाज टू डिफ़िकल्ट, वेरी के स्थान पर TOO2, डिफ़िकल्ट सी कुड नॉट, तीनों को रिमूव कर दिया, इनके स्थान पर केवल 2 लगा। 1 मिनट इसमें और एक चीज़ है, थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा, बीच में छूट गया था, ये दोबारा ले लीजिए। यहाँ दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट अलग अलग हैं। यहाँ पर द बुक है सेंटेंस, यहाँ पर क्या है सी। तो ध्यान से देखिए, द बुक वॉज वेरी डिफ़िकल्ट, बुक बहुत डिफ़िकल्ट थी, तो इसका प्रभाव किस पर पड़ा है, सी पर, दूसरे सब्जेक्ट पर। तो जब ये सब्जेक्ट दोनों सेंटेंस के अलग हैं, ठीक है, तो इसके लिए मुश्किल हो रहा है पढ़ना उसको, तो यहाँ पर इसका ऑब्जेक्टिव केस हम यूज करते हैं। क्या करते हैं, सी का ऑब्जेक्टिव केस फॉर, कर्म कारक रूप। द बुक वॉज टू डिफ़िकल्ट, बुक बहुत अत्यधिक डिफ़िकल्ट थी, फॉर हिम, उसके लिए, टू अंडरस्टैंड, समझने में, अर्थात इतनी मुश्किल थी कि वो समझ नहीं सकी। तो ये एक सेंटेंस इस तरह का आ जाता है जिसमें 2 सब्जेक्ट अलग होते हैं। इससे पहले जो वेरी वाला सेंटेंस था उसमें दोनों में सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट था, पहले में भी ही था, दूसरे में भी ही था, लेकिन यहाँ पर दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट अलग है, इसलिए इसका जो प्रभाव दूसरे पर पड़ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर और प्रीपोजिशन का यूज करते हुए और उसका जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करके रखते हैं इन्फिनेटिव से पहले। तो द बुक वॉज टू डिफ़िकल्ट, बुक अत्यधिक डिफ़िकल्ट थी, फॉर हर, उसके लिए, टू अंडरस्टैंड, समझने में, अर्थात इतनी मुश्किल थी कि वो समझ नहीं सकी। एक और एग्जांपल्स लेते हैं, सेपरेट का है। मैन वर्क्स डे एंड नाइट, मैन वर्क करता है डे एंड नाइट, रात और दिन। दूसरा सेंटेंस है ही हैज़ टू सपोर्ट हिज फैमिली, ही वह हैज़ टू सपोर्ट, उसे सपोर्ट करना पड़ता है, हिज फैमिली, अपने परिवार को। तो जो मैन है सब्जेक्ट, उसी के लिए प्रोनाउन ही प्रयोग किया गया दूसरे वाक्य में। ठीक है, तो यहाँ पर पहले जो सेंटेंस की वर्ब है उसका जो पर्पज है, उसका उद्देश्य है, ऐसा करने का जो उद्देश्य क्यों है, ऐसा क्यों करना पड़ता है, वो उद्देश्य सेकंड वाक्य की क्रिया से स्पष्ट होता है। यहाँ पर बताया कि मैन को, मैन जो है वो डे नाइट वर्क करता है, और दूसरे सेंटेंस में बताया गया है क्यों करता है कि उसको हैज़ टू सपोर्ट हिज फैमिली, अपने परिवार को सपोर्ट करना पड़ता है। इट मीन्स सेकंड सेंटेंस जो है वो पहले सेंटेंस की वर्ब का पर्पज, उद्देश्य स्पष्ट कर रहा है। तो यहाँ पर हमने बताया कि इस जो उद्देश्य स्पष्ट कर रहा है उसी वाक्य की क्रिया का इन्फिनेटिव बनाना है, और टू सपोर्ट इन्फिनेटिव अपने आप में बना हुआ है, उसी प्रकार से ही और हैज को हमें यहाँ से रिमूव करना है। तो ही और हैज को, इसको इतने को डिलीट कर दीजिए। जब दोनों वाक्यों को हमने कनेक्ट किया तो ये बन गया मैन वर्क्स डे एंड नाइट, मैन डे नाइट वर्क करता है टू सपोर्ट हिज फैमिली, अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए। तो इस प्रकार से ये आपका सिंपल सेंटेंस बनाने का यूज़ ऑफ इन्फिनेटिव था। इन्फिनेटिव के मेथड के द्वारा आपको सिंपल सेंटेंस कैसे बनाना है ये आपने जाना है। अब इसके बाद आपको नेक्स्ट विधि बताई जाएगी।